हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक जापानी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म हॉनर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे जापानी शहर के इचिकावा हाई स्कूल से। वहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अपना लेटेस्ट टेस्ट रिजल्ट देख रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट है मियामोटो असुका, जो काफी फ्रेंडली है लेकिन पढ़ाई में 0 है और इस बार का टेस्ट अब तक का सबसे आसान था। फिर भी असुका एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई और उसे पूरा का पूरा 0 मिला। उसके बॉयफ्रेंड योशिदा ने इसका पॉजिटिव साइड देखा और बोला, अरे 0 तो तुम्हारा लकी नंबर है। फिर टीचर उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि अगर असुका ने पढ़ाई नहीं शुरू की तो उसका फ्यूचर बहुत बुरा होगा। इसके बाद अगला हिस्ट्री टेस्ट होता है जिससे असुका डरती है। पहले सवाल में पूछा गया, एक ऐसा स्मारक बताओ जहाँ सिक्का चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। असुका को जवाब नहीं पता था, लेकिन खाली छोड़ने की बजाय उसने एक रैंडम नाम लिख दिया, गाचिमो। लेकिन जैसे ही उसने पेपर में ये नाम लिखा, क्लासरूम की खिड़की के बाहर एक तेज रोशनी दिखती है। शहर में कहीं एक अजीब सा जंगल का रास्ता अपने आप बन जाता है। फिर अगले दिन असुका और योशिदा स्कूल जा रहे होते हैं। जब उन्हें वो रास्ता दिखता है, उन्हें याद नहीं आता कि पहले कभी ये रास्ता था भी या नहीं, तो दोनों की जिज्ञासा बढ़ जाती है। क्यूरियोसिटी में दोनों अंदर चले जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद एक मंदिर मिलता है जिसका नाम भी वो ठीक से नहीं पढ़ पाते। असुका वहाँ सिक्का डालती है और विश करती है कि अगली बार उसे 100 में से 100 नंबर मिले। इसके बाद दोनों स्कूल लौट आते हैं बिना ज्यादा सोचे। जब उन्हें पिछली परीक्षा के रिजल्ट मिलते हैं तो असुका को सिर्फ 5 नंबर मिले होते हैं, जिससे वो खुद पर गुस्सा करती है और उसी दिन क्लास में फिर से क्विज होता है। इस बार वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पहला सवाल होता है, जापान का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। पर असुका को कुछ नहीं पता, तो खाली छोड़ने की बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड योशिदा का नाम लिख देती है। बाकी सवालों का जवाब भी उसे नहीं आता, तो वो पेपर छोड़कर सो जाती है। स्कूल के बाद असुका और योशिदा उसके घर जाते हैं टाइम पास करने। घर में घुसते ही उन्हें असुका के मम्मी पापा की लड़ाई की आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि असुका के पापा एक सेल्समैन है जिसे नौकरी से निकाला जाने वाला है और उसकी मम्मी का अफेयर है एक जवान आदमी के साथ है। मगर असुका इन सबको इग्नोर करने को बोलती है और योशिदा को अपने कमरे में ले जाती है। रास्ते में योशिदा को एक दरवाजे के बाहर खाली प्लेट्स और कटोरियां दिखाई देती हैं, जिस पर असुका बताती है कि उसका एक जुड़वा भाई है, केइसुके। वो बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज था, हर टेस्ट में पूरे नंबर लाता था। लेकिन एक दिन जब उसने हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम फेल कर दिया तो वो खुद में इतना टूट गया कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता है। असुका अपने भाई की बात करते हुए उदास हो जाती है, तो उसे अच्छा महसूस कराने के लिए योशिदा सुपरमार्केट जाता है खाने की कुछ चीजें लेने। उधर स्कूल में उनका टीचर टेस्ट पेपर चेक कर रहा होता है। तभी वो श्राइन फिर से चमकने लगता है और उसके चश्मे भी। थोड़ी देर बाद असुका योशिदा को कॉल करती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। योशिदा कहता है कि वो बहुत बिजी है और आज नहीं मिल पाएगा। तभी असुका को एक क्लासमेट का मैसेज आता है, योशिदा बड़ी मुसीबत में है। पता चलता है कि योशिदा को जापान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। उसकी इंटरव्यूज वायरल हो रही है, कैमरे के सामने वो प्रधानमंत्री बन चुका है। अगले दिन असुका स्कूल जाती है, अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जो लड़का ग्रोसरी लेने गया था वो अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया। अब तो स्कूल में अफवाहें उड़ रही हैं कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष गायब हो गए हैं। फिर टीचर सबके टेस्ट पेपर्स वापस करता है और असुका का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा होता है। हैरानी की बात ये कि उसे 100 में से 100 नंबर मिले हैं, जबकि उसने ज्यादातर पेपर खाली छोड़ा था। गौर से देखने पर उसे समझ आता है कि क्योंकि उसने पेपर में प्रधानमंत्री के नाम की जगह योशिदा लिखा था, इसीलिए वही प्रधानमंत्री बन गया। और बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसलिए गायब हुए क्योंकि उसने बाकी सवाल खाली छोड़े थे। यानी कि श्राइन ने उसकी विश तो पूरी की, लेकिन एक अलग ही तरीके से। अब दुनिया वैसी बन रही है जैसे जैसे वो पेपर में जवाब लिखती है, ताकि उसे पूरे नंबर मिले। अपनी गलती सुधारने के लिए वो गूगल से सारे सही जवाब खोजती है और पेपर में भर देती है। फिर क्या, योशिदा को पहले ही दिन प्रधानमंत्री की नौकरी से निकाल दिया जाता है। बाकी राष्ट्राध्यक्ष भी वापस मिल जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब अगला टेस्ट है इस बार मैथ्स का। असुका को टेंशन नहीं है क्योंकि इस बार कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। स्कूल के बाद योशिदा फिर से असुका से मिलता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। असुका उसे शांत करती है और अपनी सुपर पावर वाली सच्चाई बताती है। योशिदा पहले तो नहीं मानता, फिर कहता है अगर सही है तो कुछ लिखकर साबित करो। तभी शहर के बीचों बीच एक टावर हिलने लगता है। ये मैथ्स टेस्ट में की गई गलती की वजह से होता है। दोनों भागते हुए टीचर के कमरे में जाते हैं और जवाब सही करते हैं, जिससे टावर वापस सीधा हो जाता है। टीवी पर दिख रहे एक्सपर्ट्स तक ये नहीं समझ पाते कि टावर हिला क्यों था। घर लौटते वक्त असुका और योशिदा उस श्राइन वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। अब चूंकि उन्हें उसका नाम याद नहीं है, वो उसे कभी नहीं ढूंढ सकते। अब दुनिया को बचाने का बस एक ही तरीका है, असुका को खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी और हर सवाल का सही जवाब देना होगा। उस रात वो किताब खोलती है, लेकिन थोड़ी देर में ही सो जाती है। अगले सीन में असुका और योशिदा टीचर के बाहर बैठे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसा सोचा था उसे फिर से पूरे नंबर मिलते हैं। वो उम्मीद करती है कि इस बार दुनिया में कोई बड़ा बदलाव ना हो। घर लौटते ही उसका पापा खुशी खुशी बताता है कि उसने अपने करियर की सबसे बड़ी सेल कर ली है। असल में असुका ने पिछले टेस्ट
टेस्ट में लिख दिया था टैप वाटर यानी नल का पानी सबसे कीमती ऊर्जा स्रोत है। इससे लोगों ने पानी के प्योरीफायर खरीदने शुरू कर दिए और उसके पापा को बहुत कमाई हुई। असुका थोड़ी घबराती है लेकिन पापा को खुश देखकर सोचती है चलो अभी के लिए सब वैसा ही रहने देते हैं। लेकिन उसी दिन न्यूज में आता है कि पानी को लेकर दुनिया भर में दंगे शुरू हो गए हैं। जब हालात बिगड़ते हैं असुका जल्दी से जवाब बदल देती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अपने मम्मी पापा की शादी बचाने के लिए इस पावर का यूज करे। अगले टेस्ट में पूछा गया वो कौन सा एस्ट्रोनॉट है जो लंबे स्पेस मिशन पर जा रहा है। असुका अपने मम्मी के बॉयफ्रेंड का नाम लिख देती है और अगले ही दिन उसे स्पेस में भेज दिया जाता है। इससे उसका मम्मी से ब्रेकअप हो जाता है। अब मम्मी फिर से फैमिली और अपने पति पर ध्यान देने लगती है। असुका की लाइफ अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही होती है। अब बचा है बस उसका भाई केसुके। अगले टेस्ट में वो लिखती है उसका भाई बाहर आएगा और सबको गुड मॉर्निंग कहेगा। ये थोड़ा अजीब जवाब है क्योंकि सवाल क्या था, लेकिन ये प्लान काम नहीं करता। भाई खुद से नहीं आता बल्कि उसका पापा गुस्से में दरवाजा तोड़कर उसे बाहर खींच लाता है। इससे घर में बड़ा झगड़ा हो जाता है। पता चलता है कि उसके पापा की फिर से नौकरी जाने वाली है और मम्मी फिर से किसी से बात कर रही है। अब असुका को समझ आता है कि पावर से सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन मिलते हैं। वो अपने भाई से असली बातचीत की कोशिश करती है। वो रोज उसके दरवाजे के बाहर बैठकर जोर जोर से पढ़ाई करती है। वो कई बार गलती करती है लेकिन केसुके कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन जब असुका एक मैथ्स का सवाल छोड़ने वाली होती है तो उसका भाई पहली बार बोलता है और उसे सिखाता है। अब भाई की मदद से असुका और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है, भले ही वो दरवाजे के पीछे से ही बात करे। धीरे धीरे उसके पापा भी सेल्स की किताबें पढ़ने लगते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। मम्मी भी अपने अफेयर वाले कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देती है और फैमिली पर ध्यान देती है। एक हफ्ते बाद असुका बिना किसी की मदद के पूरे नंबर लाती है। वो खुश होकर भाई को बताने जाती है लेकिन वो फिर भी दरवाजा नहीं खोलता। अगली सुबह पूरा परिवार टेबल पर खाना खा रहा होता है और तभी केसुके सीढ़ियां उतर कर आता है। वो पापा से माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो कोशिश करेगा। फिर एक दिन स्कूल जाते वक्त असुका और योशिदा को उसकी पुरानी टेस्ट कॉपी बैग में मिलती है, वही जिसमें उसने 5 नंबर पाए थे और फाड़ दी थी। वो उसके टुकड़े जोड़ती है और तभी एक रास्ता खुलता है, वही जो श्राइन की तरफ जाता है। उसे तब याद आता है कि उसने पहले सवाल में गाचिमो नाम की विश ग्रांटिंग श्राइन का जिक्र किया था, यानी वो श्राइन उसी की वजह से अस्तित्व में आई थी। दोनों जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और विश को रिवर्स करने की प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद भी कुछ नहीं होता। वो निराश हो जाते हैं और स्कूल में फिर से एक टेस्ट होता है। इस बार वर्ल्ड जियोग्राफी और पॉपुलेशन पर था। असुका को याद आता है श्राइन ने विश तभी पूरी की थी जब उसने वहाँ सिक्का चढ़ाया था। इसका मतलब अगर विश रिवर्स करनी है तो सिक्का वापस लेना पड़ेगा। वो जल्दी से टेस्ट खत्म करती है और उस सिक्के को निकालने जाती है। सिक्का एक बंद डिब्बे में होता है। वो एक लकड़ी की छड़ी से उसे निकालने की कोशिश करती है। उधर केसुके और उसके मम्मी पापा बातचीत कर रहे होते हैं। केसुके अब आगे की जिंदगी को लेकर एक्साइटेड है। उनकी फैमिली अब फिर से एक हो गई है। साथ ही स्कूल में टीचर पेपर चेक कर रहा होता है और असुका को फिर से पूरे नंबर मिलते हैं। उसी वक्त असुका का सिक्का गलती से उस डिब्बे में वापस गिर जाता है और एक तेज रोशनी निकलती है। अगले ही पल श्राइन के सामने कोई नहीं होता। फिर दिखता है पूरा शहर, देश और दुनिया एकदम खाली है, जैसे सारे इंसान अचानक गायब हो गए हों। आखिरी सीन में दिखता है कि असुका ने लेटेस्ट टेस्ट में आखिरी सवाल छोड़ दिया था और सवाल था कि दुनिया की वर्तमान जनसंख्या क्या है। चूंकि उसने जवाब नहीं दिया तो अब इंसान ही मौजूद नहीं है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर फिल्म पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।